देखिए, मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई ने भारत का अच्छा खासा नुकसान किया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तो रिसेशन की तरफ धकेल रहा है। भारत का अच्छा खासा नुकसान है। एक महीना हो गया है, किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान ऐसे अटैक करेगा, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने रूल्स चेंज कर दिए। ईरान वो गेम ही नहीं खेल रहा है जो कि पहले यूएस और इजराइल चाहते थे खेले, कि मार खाए, फिर हाथ जोड़े और फिर हम दोबारा इनको जो है ह्यूमिलिएट करें और ह्यूमिलिएशन के बाद ये अपने रास्ते पे बोलेंगे, सैंक्शंस और लगा देंगे। वो नहीं हो रहा। अभी ह्यूमिलिएशन दूसरी तरफ है। 7 से 8% ऑफ जीडीपी हमारी इकोनॉमी जा रही थी। गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्या बोला है, 5.9 to 6.1% हमारा इकोनॉमिक आउटलुक हो गया है। साहब सीधा पेट पे लात मारी है, चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र जो नेतन्याहू साहब ने। ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट हेवीली डिफेंडेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसकी एयर स्पेस, एयर की डोमिनेशन है यूएस और इजराइल के पास, बट एयर स्पेस को एक एक एयरक्राफ्ट के ऊपर नजर है ईरान की। और कोई एयरबॉर्न लैंड करना ईरान की धरती पे एक डिवीजन, एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आपको बहुत हजारों सैनिक चाहिए। क्विकली चल बख्शी प्लीज। देखिए, मैं बड़ी साफ बात कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई ने भारत का अच्छा खासा नुकसान किया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तो रिसेशन की तरफ धकेल रहा है। भारत का अच्छा खासा नुकसान है। हमारी जीडीपी, गोल्डीलॉक मूवमेंट था, मेरे अर्थशास्त्री मित्र जरूर सहमत होंगे। गोल्डीलॉक मूवमेंट था भारत के लिए, लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ। आप 7 से 8% ऑफ जीडीपी हमारी इकोनॉमी जा रही थी। गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने क्या बोला है, 5.9 to 6.1% हमारा इकोनॉमिक आउटलुक हो गया है। साहब सीधा पेट पे लात मारी है, चाहे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने या हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र जो नेतन्याहू साहब ने। अब उनको भी मेरे ख्याल कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अगर वाकई वो हमारे दोस्त हैं, वो इतने ऑब्लिवियस नहीं हो सकते कि भारत को चोट पहुंच रही है। भारत, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन इकोनॉमी सवा सत्यानाश करके रख दिया है साहब। और जैसे मेरे मित्र बता रहे हैं, आगे आगे दर्द पता चलेगा आपको। हाँ बिल्कुल सही है। एक सेकंड रुकेगा। शिवकांत जी, आपको पूरे यूरोप में क्या ओपिनियन? हाँ शिवकांत जी, पूरे यूरोप में ओपिनियन अब स्ट्रांग होता जा रहा है क्या? हम सुन रहे हैं कीर स्टारमर के वर्ड्स भी, मैक्रों के वर्ड्स भी धीरे धीरे कड़े होते जा रहे हैं इनके शब्द। नहीं बिल्कुल, मतलब ओपिनियन क्या, यहाँ जनता परेशान है, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पेट्रोल के दाम 1.5 गुना हो गए हैं, गैस के दाम 2 गुना हो गए हैं। उसका महंगाई पर आगे महीने या 2 महीने बाद असर अभी दिखाई देगा, लेकिन सबकी कुर्सी डोल रही है। आप बार बार होर्मुज की बात कर रहे हैं, मुझे उसका एक ही रास्ता दिखाई देता है। अभी ओमान और क्या नाम इसका, ईरान, इन दोनों की बैठक हुई थी, क्योंकि जो होर्मुज है उसमें अंतरराष्ट्रीय जल नाम की कोई चीज नहीं है। या तो जो जल सीमा है वो ईरान की है या ओमान की है। तो ये दोनों मिलकर के कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई टोल टैक्स लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, तो दोनों मिलकर के अगर फैसला करते हैं और बाकी देश, मुझे लगता है उनको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका के जहाज तो वैसे ही बहुत कम आते जाते हैं। अच्छा, रशिया और चाइना इस पर मान जाएंगे? फैसला कर लेते हैं तो मुझे लगता है खुल जाएगा। अच्छा, रशिया और चाइना इस पर मान जाएंगे शिवकांत जी? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव आया बहरीन का, वो रशिया और चाइना ने रोका है कि हॉर्मुज खुलवाने पर कोई बल प्रयोग नहीं होगा। भैया इसको हटाओ। चाइना का तो सबसे बड़ा स्टेक है ना, तो चाइना ऐसे प्रस्ताव को आगे आने ही नहीं देगा, रूस भी नहीं आने देगा। रूस और चीन दोनों को ओमान, अगर ईरान और ओमान मिल जाते हैं और मिली भगत से इनके जहाज जाने दे तो इनको क्या दिक्कत है? तो कुल मिलाकर के बाकी दुनिया को दिक्कत नहीं होगी। सारी दिक्कत बचेगी वो अमेरिका, इजराइल और उनके मित्र देशों की बचेगी। और सबसे बड़ी मार जो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दाम जो है ना, वो दाम नीचे नहीं आने वाले। जब तक दाम नीचे नहीं आते हैं, जब तक इन दोनों का आधिपत्य बना रहता है, तब तक ट्रंप जो हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं होती। और मुझे लगता है अभी योजना ईरान की और ओमान की या बाकी जो देश हैं जो इनके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, उनकी यही है कि ट्रंप के दाम नीचे न आने दिए जाएं, ताकि वो मध्यावधि चुनाव में हारे और हार करके फिर सारी समस्याएं उनकी शुरू होगी। जल्दी से मौलाना नौशाद जो साथ में है, उनके लिए, ईरान के लिए कमेंट करना चाह रहा था। मौलाना साहब मानेंगे कि ईरान की आर्थिक पोजीशन इस युद्ध से पहले ही खराब थी? इन्फ्लेशन वहां पर 40-50% थी, करेंसी वहां की लगातार गिर रही थी। अब युद्ध के बाद अगर यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो मुझे बताइए कि ईरान का भी सामान वहां से कैसे निकलेगा
और ईरान पे जो इतना नुकसान तबाही हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या ईरान उसको खड़ा कर पाएगा? और अगर खड़ा करेगा तो सैंक्शंस के लगते हुए कैसे खड़ा कर पाएगा? और होता, आखिरी बात कह रहा हूं मानव, युद्ध जब होता है ना, तो युद्ध जब छट जाता है ना, युद्ध जब खत्म हो जाता है, तब आप युद्ध के मैदान में जाके देखते हैं कि कितनी लाशें बिछी थी, क्या खोया क्या पाया, पाया तो खैर क्या होता है, कितना नुकसान हो चुका। यह असेसमेंट मुझे लगता है ईरान भी बाद में कर पाएगा कि क्या हमारी तबाही यहां पर हो चुकी है और कैसे इसकी भरपाई होगी। हाँ विजय जी बोलिए, विजय जी कुछ कह रहे हैं। हाँ विजय जी बोलिए। देखिए, आप ये मत भूलिए कि ये लड़ाई अकेले ईरान लड़ रहा है। चीन और रशिया का भी इंटरेस्ट है कि ईरान जीते और अमेरिका की हार हो। अकेले कुछ नहीं होता आज की दुनिया में। आप आइसोलेशन में मत देखिए। जहां तक हुर्मुज की बात है, ईरान के साथ बॉर्डर में लगे हुए 9 देश और हैं। बैक एंड से पूरा ट्रेड चल रहा है, रेलवे ट्रैक काम कर रहे हैं, रशिया से सामान आ रहा है, चाइना से सामान आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ हुर्मुज मत समझिए। हुर्मुज से ईरान को इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टोल टैक्स तो वही लगा रहा है और अपने जहाजों निकाल लेगा वहां से। तो इस पूरे चेस गेम को आइसोलेशन में ना देखा जाए। ये चेस गेम बहुत क्लियर है। इस समय सबकी नीयत अमेरिका को फिक्स करने की है, ट्रंप को ठिकाने लगाना है। इवन अमेरिका के अंदर भी इस समय टेंशन इस बात का चल रहा है कि क्या ट्रंप साहब साइकोपैथ हैं या नार्सिसिस्ट हैं, दो में से एक चूज करो। ये डिस्कशन है आज। तो कुल मिला के इस समय जो रैंकिंग है, पिछले 45 प्रेसिडेंट की बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस में ट्रंप का नंबर 45वां है, जो वहां की यूनिवर्सिटीज ने असेस किया है। तो कुल मिला के इस समय प्रॉब्लम ट्रंप है, ना अमेरिका है, ना इजराइल है। और ट्रंप को फिक्स करना पूरी दुनिया की जरूरत है। यूरोप भी यही चाहता है, एशिया भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, मिडिल ईस्ट भी चाहता है। प्रॉब्लम इज ट्रंप एंड ही इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, ओके। जनरल बख्शी, क्विक कमेंट प्लीज, 30 सेकंड्स। जनरल बख्शी, 30 सेकंड्स ओनली। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं मेरे अर्थशास्त्री मित्र विजय साहब के साथ। ट्रंप इज द प्रॉब्लम। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, ट्रंप इज नॉट टैको, ही इज वैको। वैको मतलब अमेरिकन बोलते हैं दिमाग खराब है, इनसेन है। वो टैको शैको कुछ नहीं साहब, वो वैको है। वो जैसे हम लोग न्यूक्लियर में बोलते हैं कैलकुलेटेड इरैशनैलिटी, वो कैलकुलेटेड इंसैनिटी दिखा रहे कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं। जल्दी से हेल्प विद योर अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दुनिया का तबाही कर दिया आपने। देखिए क्विकली 2 पॉइंट्स बताऊंगा। ये सिमेट्रिकल वॉरफेयर है। शाहीन की कॉस्ट 35,000 है और एक हफ्ते में कई 100 बनाते हैं। हमारा लॉकहीड मार्टिन डिफेंसिव जो मिसाइल बना रहा है वो साल के 600 से 1000 बनाता है 1 ईयर में, और 2000 तक इंक्रीज कैपेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इकोनॉमी पे एक पॉइंट देना चाहूंगा, बहुत क्विकली शर जी ने सही बोला, लेकिन ओवरऑल हमारी जो अगर आप मार्केट वैल्यूएशन देखें 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर इवॉपरेट हो गई है। वॉर की कॉस्ट 15 से 20 बिलियन डॉलर प्रति डे है। हम लोग स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। इन्फ्लेशन बिल्कुल सही बोला, 30% ग्रोसरीज बढ़ चुकी हैं ऑल ओवर। गैस की प्राइस $1 बढ़ चुकी है एवरेज में, डीजल की 5.35 है। स्टैगफ्लेशन की तरह जा रहे हैं, लेकिन मार्केट्स इसको काउंट कर रही है कि 4 हफ्ते तक अगर चली तो ठीक है, उसके आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन और दुनिया भर की हर किचन हर पर्सन पे इफेक्ट पड़ेगा। ट्रंप सर 1 महीने से ऊपर हो गया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 3 अप्रैल है ये, और ये जंग जो है बढ़ते बढ़ते अब आप देखिए 28 फरवरी को शुरू हुई थी तो तकरीबन 33 दिन हो गए। और अभी आज जो खबर आई है वो ये कि चीफ ऑफ स्टाफ को अमेरिका ने हटा दिया। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल को हटा दिया, काश पटेल को हटाने की बात चल रही है, तुलसी गबार्ड को हटाने की बात चल रही है, जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया। फ्रांस और पूरा यूरोप, कल ब्रिटेन ने एक मीटिंग की 40 मुल्कों के कि हार्मुज को कैसे खुलवाना है। वहां जो निकल के आया वो ये कि बातचीत से सुलझा लो, बातचीत से ईरान अगर मान जाए, और ईरान का तुरंत बयान आया कि सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। और वार कहीं पहुंचती हुई दिख नहीं रही है। इजराइल से जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, ईरान से तो आ ही रहे हैं। ईरान में तबाही हो रही है, इसको छुपाना बेवकूफी है, ईरान खुद नहीं छुपा रहा। लेकिन इजराइल में जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि आयरन डोम इज एब्सेंट। मिसाइल सीधे हिट कर रही है। हम लोग को तो बहुत कम समझ है टेक्निकल, बट क्रूड आइस से जितना हम देख पा रहे हैं कि मिसाइल आई और सीधे स्टक कर रही है नीचे, सीधे उस पर कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं इंटरसेप्टर खत्म होने की बात जो हो रही थी वो भी है, और बाकी जो सारा कुछ है वो तो है ही। आपका टेक आज 34 डे ऑफ वॉर पर क्या है? अशोक, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करके, क्योंकि एक निष्पक्ष बात कहना, एक अच्छी बात कहना, और हमारे लाखों ऑडियंस को क्वालिटी ऑफ ओपिनियन, मैं ना पूरा आजकल मेरा जोर है हम क्वालिटी दें। ऐसे घिसी पिटी बातें बोलते रहेंगे इधर से उधर तो कोई फायदा नहीं, फिर हमारा सर्विस करने का और अपने देश का हित सोचने का कोई फायदा ही नहीं अगर हम इधर उधर की बात करेंगे। तो देखो, पहले दिन से मेरा क्या, जो मेरे जैसे सोच रखते हैं भारतीय भी, उनके ये है कि सेंसलेस वॉर, अ वॉर विदाउट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, अ वॉर विदाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव।
अब 1 महीना हो गया है, किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान ऐसे अटैक करेगा, इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने रूल्स चेंज कर दिए। ईरान वो गेम ही नहीं खेल रहा है जो कि पहले यूएस और इजराइल चाहते थे खेले, कि मार खाए, फिर हाथ जोड़े और फिर हम दोबारा इनको जो है ह्यूमिलिएट करें, और ह्यूमिलिएशन के बाद ये अपने रास्ते पे बोलेंगे सैंक्शंस और लगा देंगे। वो नहीं हो रहा अभी ह्यूमिलिएशन दूसरी तरफ है। अभी अगर लड़ाई के अगर ताजा हालात, फिर हम बाकी क्वेश्चंस लेंगे, तो 1 महीने के बाद अगर आर्मी चीफ को मझधार में सैक किया जा रहा है, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू डोंट चेंज हॉर्सेस मिड स्ट्रीम, कि आप तालाब जो है नैया के बीच में हो, अब घोड़ा नहीं बदल सकते, अब तो पार लेके जाना पड़ेगा। तो इसके अलावा और भी सैकिंग हो रही है, और जो उनके चैपलेन है, जो जैसे हमारे यहाँ रिलीजियस टीचर होता है, हमारे यहाँ जेसीओ रिलीजियस टीचर यूनिट लेवल पे ऊपर नहीं है, यूएस में एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर है, जितने चैपलेन्स हैं जो जवानों को समझाते हैं मौत क्या है, देशभक्ति क्या है, तैयार करते हैं लड़ाई के लिए, उसको भी सैक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं, और सैक करने वाला कौन है? जो एक मेजर था और जिसको कि ट्रंप ने इस डिफेंस सेक्रेटरी की पावर पे ले आया, जिसने कभी फौज में अच्छी नौकरी करी नहीं, जो सिर्फ फॉक्स न्यूज और मीडिया का क्रिएटेड इंसान है। उसने एक 4 स्टार जनरल को, जो प्राइवेट से भर्ती होके वेस्ट पॉइंट से कमीशन लेके ब्रिलियंट मिलिट्री कैरियर के साथ, तो क्या मुझे नजर आ रहा है इसमें कि जब आप मझधार में अपने सेनापति को चेंज करते हो, इसका मतलब प्राइवेट का मतलब सर, प्राइवेट का मतलब जैसे हमारे यहाँ जवान होते हैं, से भर्ती होके जो अभी आर्मी चीफ को सैक किया, उनकी लाइफ काफी जबरदस्त मिलिट्री कैरियर है। यूएस में भी हमारी तरह इतना आसान नहीं है 4 स्टार रैंक तक पहुंचना, काफी टफ है। तो वो एक सिपाही से भर्ती होके फिर वेस्ट पॉइंट एकेडमी में गया उनके, और वहां से उसका कैरियर है, उसको बिना किसी चार्ज के, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सेरेमनी के, उसको जो बोला जी आप आओ और रिजाइन कर दो। तो ऐसे कई सैकिंग हो रही है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब घबराहट है, और ये वो लोग हैं जो कि हु आर स्टैंडिंग अप टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और किस लिए स्टैंड अप कर रहे हैं आप सोचो, एरियल बॉम्बिंग तो करते रहेंगे ये, इनके पास कोई उसकी कोई रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आ गई है बूट्स ऑन ग्राउंड, अब आ गई है वो जो चाहते हैं ये कोई एक ना, उसको ट्रंप और इनको क्या चाहिए, एक ब्रिलियंट विक्ट्री चाहिए, एक लास्ट में गोल चाहिए, जिससे कि हम रेफरी, जैसे गोल्डन गोल नहीं होता कि मैच होते ही बस हो गया, बस जीत खत्म होगी, मैच वहीं खत्म हो जाता है। उनको कुछ चाहिए ऐसा, गोल्डन आवर चाहिए, गोल्डन विक्ट्री चाहिए, जो कि खर्ग आइलैंड को कैप्चर करके हो सकती है, या ईरान में लैंड करके एयरबॉर्न डिवीजन को और यूरेनियम का कुछ हिस्सा उठा लिया, या उसको जैसे पिक्चरों में आता है, या कहीं पे कोई बड़ा वो कर दिया, वो इनको चाहिए। वो शायद इनकी आर्मी ने बता दिया कि ये खतरे से खाली नहीं है। अब दैट इज वाई आर्मी चीफ को तो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप के भाषण में फ्रस्ट्रेशन थी और कोई डायरेक्शन थे ही नहीं। इसका मतलब जो मिलिट्री पार्ट है और जो पॉलिटिकल पार्ट है, उनके बीच में कहीं भी मीटिंग पॉइंट नहीं। ये मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है आर्मी चीफ की सेक्टर से। मिलिट्री का पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए, हर जगह होना चाहिए कि मिलिट्री के ऊपर हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, लेकिन वो मिलिट्री की एडवाइस सुनती है लड़ाई में कि भी आप बताओ जनरल साहब क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वेयर द पॉलिटिशियन का रोल खत्म हो जाता है। वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दे सकता है, मुझे ये चाहिए, आप क्या कर सकते हो इसमें से। तो शायद कहीं ना कहीं ये इससे जो है यूएस आर्मी के अंदर आप सोचो क्या मोरल पे और मोटिवेशन में फर्क पड़ेगा जब पता चलेगा कि आर्मी चीफ को जो है रात को सैक कर दिया, घर भेज दिया, और उसकी जगह किसी अपने लॉयलिस्ट को जो आर्मी चीफ बना दिया। तो इसका मतलब दरार है अमेरिकन मिलिट्री के अंदर, और अमेरिकन पॉलिटिकल और मिलिट्री का जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो ये सबसे जो है इस टाइम की अचंभा करने वाली खबर है अमेरिका से। सर आप पता नहीं हॉलीवुड की फिल्में कितनी देखते हैं। मेरे पास जब ऐसा होता है कि मुझे दिमाग बिल्कुल खाली रखना होता है, जरा सा भी दिमाग पर जोर नहीं देना होता है, बहुत मेंटली थका हुआ हूं, और ये हुआ कि सोने से पहले 90 मिनट की मैं वो हॉलीवुड फिल्में निकाल के देखता हूं जिसमें आर्मी जाती है, स्पेशल यूनिट जाती है। स्वैट मैंने वहीं से जाना, मुझे नहीं मालूम था स्वैट क्या होता है। तो स्वैट यूनिट जाती है और कहीं उतरती है और ऑपरेशन को आधे घंटे में अंजाम देके और वापस लौट आती है, और फिर सब कुछ ठीक जैसा हो जाता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों से जो ये आइडिया है ट्रंप का, ये बहुत ज्यादा उससे मोटिवेटेड है। मतलब ये सोचना कि एक ही जगह सारा यूरेनियम रखा होगा, एंड यूरेनियम इज नॉट समथिंग कि किसी बॉक्स में पैक करके लॉक करके रखा होगा, और सोने का जेवर नहीं है वो कि किसी बूढ़े आदमी ने कहीं रखा हुआ है आप उठा के लेते आओगे। या ईरान जिसके पास 3-4 लाख की आर्मी है और 9 लाख की आर्मी वो बोस्ट कर रहा है कि हम खड़ी कर सकते हैं। अब एकदम मुझे ऐसे बताइए कि ये पूरा ऑपरेशन सुन के मुझे अजीब सा लग रहा है, तो ये क्या पॉसिबल है कि आप वहां पर जाकर सारा यूरेनियम उठा लाएं? इसकी तो जीरो पॉसिबिलिटी है, और अगर ये कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा मैसेकर होगा। ये 82 एयरबॉर्न डिवीजन को सोच रहे हैं लैंड कराएंगे, लैंड करा के, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन तो 9 करोड़ है, बट बहुत बड़ा है इलाके में, तो कहीं लैंड कराएंगे, वहां फिर
जो है लैंड कराने के बाद वहां एक एयर स्ट्रिप भी कंस्ट्रक्ट करेंगे उनके इंजीनियर्स, उस पे और जहाज उतारेंगे और वहां से फिर ये स्पेशल फोर्सेस को लॉन्च करेंगे। फिर वो जो गुफा जहां पर यूरेनियम रखा हुआ है उसके दरवाजे तोड़े जाएंगे, उसकी बम्बार्डमेंट वहां से वो अटैचियों में भर के लाएंगे, फिर एक जहाज में लोड करेंगे और जहाज टेक ऑफ कर जाएगा और फिर ये एयरबॉर्न निकल जाएंगे। जब तक ये इम्पॉसिबल है। ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट हेवीली डिफेंडेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसकी एयर स्पेस, एयर की डोमिनेशन है यूएस और इसराइल के पास, बट एयर स्पेस को एक एक एयरक्राफ्ट के ऊपर नजर है ईरान की। और कोई एयरबॉर्न लैंड करना, ईरान की धरती पे एक डिवीजन लैंड करना, छोटे मोटे ऑपरेशन कर सकते हो, नहीं पता लगेगा रात के अंधेरे में कि हाई एल्टीट्यूड से जो है ऐसी टेक्निक है आजकल कि बहुत ऊपर से भी जो है आप हाई एल्टीट्यूड से भी जवानों को जो है स्काई डाइविंग करके नीचे उतार सकते हो। सब पॉसिबल, हमारे पास भी काबिलियत है। बट एक बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आपको बहुत हजारों सैनिक चाहिए, कम से कम एक ब्रिगेड साइज फोर्स 2-3 हजार सैनिक चाहिए। उनके पास आर्टिलरी भी होनी चाहिए, उनके उतरने के बाद गाड़ियां भी होनी चाहिए आगे लेके जाने के लिए, उनके पास रीसप्लाई का भी वो होना चाहिए, उनके पास पूरा तामझाम ऐसा होना चाहिए कि अगर कट ऑफ हो जाए तो वो सर्वाइव कर सके। अगर उनको चारों तरफ से घेर लो तो कैसे सर्वाइव करेंगे? एयर सपोर्ट भी चाहिए, हेलीकॉप्टर। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है आज के जमाने में ये। तो मुझे नहीं लगता ये ऐसे कोई ऑपरेशन सक्सीड होगा। और जो अभी ईरान के बारे में खबर आ रही है अशोक, वो ये आ रही है कि उन्होंने ना अंडरग्राउंड मिसाइल, ड्रोन और इनके शहर के शहर बना लिए हैं। और ये जो पहाड़ है ना, ये ग्रेनाइट के पहाड़ हैं कई, ये नहीं कोई बम नहीं तोड़ सकता इनको। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। ईरान ने जो कदम उठाया इसने पूरे रीजन का गेम ही बदल दिया है और इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। भारत के लिए ये सूरत हाल किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। जिस तरह आलमी तज्ज़ियाकार इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, आने वाले दिनों की एक बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या कोई बड़ी ताकत बीच में आकर इसे रोक लेगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ईरान ने गेम बदल दी है या ये सिर्फ एक वक्ती सूरत हाल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर अहम अपडेट सबसे पहले पहुंच सके।